नमस्कार बच्चों. Now we are starting the next video of group 16 elements. This is the last video in which we are going to cover oxo acid of sulfur and sulfuric acid. First one, four type of oxo acid we have to study. First one, sulfurous acid. सल्फ्यूरस इट मीन सिंपल सी बात है, अगर मैं फेरस और फेरिक की बात करूं, Fe2 प्लस फेरस, Fe3 प्लस फेरिक, इट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात. यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कम, इट मीन H2SO3. यहाँ कितनी होगी 3 -6, तो यहाँ पर आया +2. इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा 2 प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या होगा 4. इस केस में कितनी है 4, ओके +4. अच्छा इस केस में कितनी होगी 2, तो 2x माइनस से सॉरी 2 प्लस x माइनस 8 इजिकल टू 0, 2x माइनस 8. इसका मतलब कितना हुआ x इजिकल टू 6. यहाँ होगी 6. इट मीन्स जब हम कहते हैं कि फेरस इट मीन्स लेस ऑक्सीडेशन नंबर को हम एस बोलते हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके का है. और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिंपल सी बात, सल्फर यहाँ सेंटर एटम है, ओके. इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 6. ये 2 यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड. ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो 4 तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए. एक आपने देखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में है, ओके. ये है सल्फ्यूरस एसिड. और इसी तरीके सल्फ्यूरिक में क्या हो रहा है, यही 2 बॉन्ड यहाँ पर 2 और बना रहा है. ये देखिए इस तरीके का बॉन्ड, ओके. तो यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, ओके. ये इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे आप. अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इस अकॉर्डिंग हम इनको एक इंपॉर्टेंट बात इनकी प्रोटेक्ट के रूप में भी देखेंगे. ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवेबल है एंड ये ऑल्सो. इसका मतलब ये क्या है, ये है डाइप्रोटिक, डाइबेसिक डाइप्रोटिक एसिड. इट मींस यहाँ पर हमको 2H प्लस आयंस आराम से गेन हो जाएंगे. यहाँ से भी नंबर ऑफ कितने होंगे 2, और यहाँ से कितने होंगे, यहाँ से भी नंबर ऑफ 2. इसका मतलब ये भी डाइप्रोटिक है, यह भी डाइप्रोटिक या डाइबेसिक, दोनों तरीके से बोल सकते हैं. एक चीज ये देखनी है. दूसरी बात अब देखनी है कि ये कैसे बना. तो इसी से इसका नाम देखिए, सल्फ्यूरस फिर सल्फ्यूरिक इक. इसका मतलब यहाँ इसका तो केवल एक ही फॉर्मूला है, इसी सल्फ्यूरिक से ये बना है. तो पायरो का मतलब है कि समथिंग इसी से रिलेटेड है. ये देखिए सल्फ्यूरिक, इसका तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिलेशन है. क्या रिलेशन है, इसको जस्ट दुगना कीजिए. अब मैं इसको मिटा देता हूं ना, क्योंकि अभी हालांकि इसी का रिलेशन है आगे, लेकिन नया बनाऊंगा. इसको जस्ट आप इसको 2 टाइम कीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे H2, तो ये बनेगा H4 S2 और O8. और इसमें से आपको क्या करना है, पानी को बाहर निकाल देना है. तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा H2SO7. ये वाला जो फॉर्मूला बना है जस्ट 2 टाइम किया और उसमें से एक पानी को निकाल दिया, बस इससे ये बना ये H2. अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. कैसे, अभी हमने H2SO4 की जैसी बनाई है वैसी ही बनाएंगे. कैसे, अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 सल्फर है, ये हो गया. बाकी आपको डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना. 7 यहाँ OH और ये OH यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड OH. ये दिख रहा होगा, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा. इट मींस ये इसमें क्या चीज है, आपको एक तो OH आ गया, 2 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से. ये जो बॉन्ड बना है ये बना ही कैसे, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर इस तरीके से OH था एक का, और ये इस तरीके का सल्फर का. अब इनमें से क्या किया, इसमें से H2O को माइनस कर दिया, और इसके बाद में जो ऑक्सीजन बचा उसको यहाँ जोड़ दिया. इस तरीके से बॉन्ड बना. तो इसका क्या रिलेशन है, सब अभी मैंने बताया था. इसको जस्ट दुगना किया, मतलब दो आपको H2SO4 लाने हैं. देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बता सकते हैं. इसी सल्फर को यहाँ पर OH करके डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, ये देखिए मैंने 2H2SO4 का बना दिया। अब 2H2SO4 में केवल क्या चीज माइनस करनी है, ये वाली चीज माइनस करनी है। ये क्या चीज है, ये H2O है, ये H2O माइनस कर दीजिए। इसके बाद में जो ऑक्सीजन बचेगा उसका बॉन्ड बना दीजिए, और इसके बाद जो हुआ ये है फॉर्मूला आपका H2S2O7 का, जिसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब पायरो के आगे लिखा है परऑक्सो। देखो अभी फिर एक वर्ड आ रहा है सल्फ्यूरिक, इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर से आएगा, पर वो परऑक्सी है। परऑक्सी का मतलब ये होता है कि सल्फर और सल्फर के बीच में परऑक्सी बॉन्ड होना चाहिए, इस तरीके का। जैसा कि हम H2O2 में बॉन्ड बनाते थे, देखो परऑक्साइड बॉन्ड बनाते थे, ये देखिए H2O2 का ये परऑक्साइड बॉन्ड था, सेम उसी तरीके का। इसके अलावा सब चीजें सेम लिख देनी है, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड, ये OH, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये देखिए ये सिंपल सा एक वो बन गया है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका बना है, ये नीचे वाले का। केवल क्या ऐड हुआ है, जस्ट इसमें से इसमें आने पे केवल एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। ये वाला, ये ऑक्सीजन पहले था, अब केवल एक ऑक्सीजन ऐड हुआ। क्यों, क्योंकि आपको एक परऑक्साइड बॉन्ड बनाना है, और उसी अकॉर्डिंग इसका नेम भी है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये इस तरीके से आपको सबकी स्ट्रक्चर बताई गई है। ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है। ओके, और ये चारों चीज है, चारों ही डाइप्रोटिक है, और डाइप्रोटिक डाइबेसिक, मतलब 2 H+ आयन इसमें से निकलेंगे। ओके, नाउ हम वी आर स्टार्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ने से पहले हमको 3 प्रोसेस के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या था, H2SO4। ओके, और H2SO4 क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर केमिकल सबसे पहले मिलेगा वो होगा H2SO4। मतलब आप देखिएगा कि अगर 100 में से 90 के इंडस्ट्रीज में H2SO4 क्या के लिए कोई ना कोई काम होगा जरूर। इसको बनाना है तो मतलब बहुत, एक तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। एक और बात, जिस कंट्री में H2SO4 का प्रोडक्शन और खपत दो या यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, उस कंट्री को डेवलप कंट्री माना जाता है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। 3 प्रोसेस होते हैं इसके। सबसे पहले हमको सल्फर लेना होता है। सल्फर होता है सॉलिड फॉर्म में, उस सॉलिड फॉर्म में सल्फर को बर्न करते हैं, मतलब कंबशन। सिंपल रखते हैं सल्फर को, ऑक्सीजन तो वैसे भी एटमॉस्फेयर की ले लेगा, कंबशन करके बनाएगा ये SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फर्स्ट स्टेप में बनी है। ओके, सेकंड स्टेप है, इसी SO2 में हम और ऑक्सीजन ऐड करेंगे, मतलब उसको भी फिर और बर्न करेंगे। और उसके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने आप बर्न नहीं होती है, उसके बर्न करने के लिए हमको V2O5 कैटलिस्ट की जरूरत है। ओके, जैसे कैटलिस्ट होगा इस केस में ये SO3 बनेगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप कंप्लीट, और इस केस में क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है पूरा। सेकंड वाला प्रोसेस बहुत एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H कितना होता है, -196.6 किलो जूल पर मोल, -196 है ना। ये डेल्टा H इसका नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें गर्मी पैदा होती है। इसका मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए हमको 2-3 चीजें चाहिए। पहला, अगर ज्यादा एनर्जी है, हीट रिलीज हो रही है, तो आपको इसको कूल करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, पहले तो एक्सोथर्मिक और आप अगर हीट दोगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, फिर बैकवर्ड तरफ मूव करने लगेगी। तो इस केस में इसके लिए क्या है, अच्छा है कि डेल्टा H नेगेटिव है, तो इसको कूल करना होगा। मतलब लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, एक और बात अगर पूछा जाए कि इस रिएक्शन को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, प्रेशर के बाद बताइए। तो ले चैटेलियर ने क्या कहा था कि अगर इधर 4 मोल है, 2 and 3 1 3, इसमें 3 मोल्स है, ठीक है ना, 2 and 1 3 है। ओके, और इधर कितना मोल है, 2 मोल। 3 मोल उधर है, 2 मोल इधर है। ले चैटेलियर ने कहा था कि भैया इसके लिए क्या होगा कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये तो उन्होंने कहा कि 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिक्वायर्ड है, ये वो खूब है। इससे क्या होगा, इधर ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। ओके, तो 2 एटमॉस्फेयर नहीं 2 बार, मैं इसमें लिख देता हूं इसी फेवरेबल कंडीशन। प्रेशर चाहिए यहाँ पे 2 बार, प्रेशर चाहिए 2 बार,
टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। कैटलिस्ट चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। विदाउट कैटलिस्ट तो ये हो ही नहीं पाएगी। कौन सा कैटलिस्ट? V2O5। तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उसमें 2 बार का प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस, ये दोनों। अब ये SO3 जो बना है इसमें आप क्या करेंगे, हम दो तरीके से बना सकते हैं। H2O ऐड करके भी बना सकते हैं H2SO4, पर वो बहुत डाइल्यूट बनेगा, उसमें इम्प्योरिटी भी रहेगी, उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। और पर एक और मेथड है, अगर H2SO4 को ही डाल दिया जाए तो ये इसके साथ में क्लब होगा, उसके बाद बनाएगा ओलियम। और इस फोर्थ प्रोसेस में क्या करेंगे, ओलियम में डाल देंगे पानी, क्योंकि ओलियम का क्या, ओलियम बना ही सल्फ्यूरिक एसिड से था। सल्फ्यूरिक एसिड से हमने इससे पहले बताया मैंने पानी निकाला था, अब इसमें ओलियम में पानी मिला दीजिए तो इससे बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और उसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी रहेगी, वो रहेगी 96 से 98% प्योर रहेगा। अब ये प्रोसेस में इतना लंबा है, ये जैसे इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको इतना लंबा प्रोसेस दिखेगा। क्या क्या चीज है, इसके 2-3 चेंबर्स है जिसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, हमने कहा था कि एयर अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो कहां से लाऊंगा मैं, तो बोले एयर से लाइए। एयर कहां से आएगी, तो एटमॉस्फेयर की एयर को यूज करिए। ये एयर इस चेंबर में आती है और इस चेंबर में हम टेम्परेचर भी रखते हैं, मतलब हीट है और एयर आ रही है। ओके, ये सल्फर और ये और एक और ये हमने यहाँ क्या क्या रख रखा है, यहाँ सल्फर रख रखा है। मतलब अंदर की तरफ एक चेंबर है जिसके अंदर इस तरीके से कुछ मतलब बीच बीच में ब्रैकेट्स है, उसके अंदर सल्फर रखा है। इसका नाम ही सल्फर बर्निंग चेंबर। एक चेंबर जिसमें सल्फर का बर्निंग होगा और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ये यहाँ से आएगी, ऑक्सीजन इधर से आएगी, सल्फर इधर से आएगी और इसको आपने हीट किया तो ये बर्निंग होकर क्या बना रही है, SO2 भी बना रही है। और इसके साथ में इम्प्योर ये ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी सारी ऑक्सीजन काम में आ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन भी इसी के साथ में आगे आ रही है। ओके, ऑक्सीजन जितना काम में आई उतना ठीक है, थोड़ी और आगे भी चली गई है, और SO2 जो बनी है वो भी। अब ये इम्प्योर फॉर्म में है, देखिए इम्प्योर फॉर्म में है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है इधर। ये जैसे यहाँ पे आई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं डस्ट पार्टिकल होते हैं। डस्ट प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल यहाँ से रिमूव किए जा सके। तो ये डस्ट प्रेसिपिटेटर यहाँ से जो डस्ट आएगी उसको वहीं पे रोक लेगा। सल्फर के यहाँ में डस्ट हो सकती है, एयर में भी डस्ट आ सकती है, दोनों डस्ट प्रेसिपिटेट यही रोक दिया। तो डस्ट यहाँ रुक गई। अब क्या होगा, SO2 और O2 यहाँ पर मूव करती है। जैसे यहाँ मूव करती है, यहाँ पर आप इसके अंदर वाटर का स्प्रे करते हैं, इसका नाम ही है वॉशिंग एंड कूलिंग। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हमने हीट किया ना तो बर्न गया तो टेम्परेचर ज्यादा ही था। जब ज्यादा टेम्परेचर तो उसको कूल करना होगा, तो इस चेंबर में आकर कूल हो जाएगा। ओके, कूल भी हुआ, उसके अलावा पानी है, पानी से इसने वॉश भी हुआ, मतलब कुछ चीज ऐसी जो पानी में घुल सकती हो वो चीज यहाँ पर होकर ये वेस्ट वाटर यहाँ से निकलेगा। अब एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलती है सर, आपने कहा था कि सोल्यूबल इन वाटर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं घुल रही है? तो भैया इसलिए नहीं घुल रही है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ किस फॉर्म में है, यहाँ है गैस फॉर्म में। और गैस फॉर्म में होने के कारण से यहाँ घुली नहीं। अगर ये लिक्विड होती तो ये पानी के साथ में डिसॉल्व होकर यहाँ से निकल लेती। इसको क्योंकि ये गैस फॉर्म में अंदर आई है, तो गैस फॉर्म में इतनी आसानी से ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी में नहीं डिसॉल्व होगी, इसका टेम्परेचर वैसे ज्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हो कूल कर, इतना भी कूल नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इतना कूल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कूल कर रहे हैं, तो गैस है अभी, गैस ठंडी हुई है बस। अब ये क्या होगा, अब ये मूव करेगी इधर की तरफ, पर इसके अंदर कुछ चीज जो पानी में घुलने वाली इंप्योरिटी थी वो इसके साथ घुलकर बाहर गई। पहला टेम्परेचर का कम हुआ, दूसरा इंप्योरिटी का यहाँ से मिक्स होकर निकल गया। अब ये वाटर यहाँ से मूव करता हुआ अंदर आया, इस नया चेंबर है ये, इस चेंबर को बोला आपने ये ड्राइंग टावर। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, हमने अब तक आपको क्या बताया कि जहां भी कंसंट्रेशन H2SO4 से हम किसी को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो करता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या था, जहां से पानी निकालना हो आपको, आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए। यहां से पानी निकला, ये लो पानी निकल गया। पानी किसमें से, इसमें से पानी भी आ रहा है, ये पानी के चेंबर से हो गया, ये तो पानी नहीं होगा, इसके मतलब वाटर वेपर भी होगा, तो SO2 मॉइस्ट हो गई, तो वो यहाँ आकर वो
एसिड ने उसका पानी निकाल दिया, इट मींस अब ये हो गई है ड्राई। यहां पर था इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी यहां पर नीचे की तरफ आई। दूसरी बात, इसको पानी के कारण से ये पानी प्लस SO2 हो गई, तो ये वाटर वाला पार्ट है अब वो अंदर नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब अब क्या निकलेगा, अब निकलेगी ड्राई। इससे पहले मॉइस्ट थी, अब ड्राई निकली। इसका मतलब इसका काम ही है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कर दिया इसने इसका। इसके बाद जो ड्राई निकली है इसके अंदर एक Fe2SO ये चीज होती है जो कि इसमें भरी जाती है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये इसके अंदर इस चेंबर में भरा है। ये चेंबर में करेगा क्या, यहाँ पर आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी जो साथ में आ रही है वो उसको यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि बहुत सारी प्यूरिफायर है, आर्सेनिक को अलग क्यों किया, तो इसका कारण है आगे हम जाके रिएक्शन करवाने वाले हैं, SO3 बनाने वाले हैं V2O5 की प्रेजेंस में। तो ये V2O5 के लिए ये आर्सेनिक क्या काम करेगा, पॉइजनस, ठीक है ना। तो ये जो आर्सेनिक जो है अगर आपने नहीं हटाया तो आपने एक वर्ड सुना होगा कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन जो होता है वो क्या करता है, कैटालिस्ट की रिएक्शन को कम कर देता है। ये आर्सेनिक V2O5 के लिए यही पॉइजन है, तो इसको हटाना जरूरी है। कब, जिस V2O5 के चेंबर में जाने से पहले हटा देना है। तो यहाँ पर ये हटा दिया। अब क्या होगा, बिना, मैंने आपको भी कहा था कि इसको थोड़ा गर्म करना जरूरी है, गर्म करने से रिएक्शन अच्छी होती है। तो इसको प्री हीटर पहले से गर्म कर दिया। अब हीट क्यों किया, क्योंकि यहाँ कूल भी तो कर दिया था, है ना। अगर कूल नहीं करते तो हीट नहीं करना होता, पर वहां उसकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। प्री हीटर मतलब गर्म करके फिर इस चेंबर में लाए। इस चेंबर में क्या है, कैटलिस्ट रखा हुआ V2O5, ठीक है ना। ये SO2 और O2 यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली रिएक्शन हुई, ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन, ठीक है ना। प्रेशर तो यहाँ पे है ही, इसमें प्रेशर 2 बार का प्रेशर है, ठीक है ना। टेम्परेचर आपने बढ़ा ही दिया। इसका टेम्परेचर लगभग कितना चाहिए, इसका चाहिए 720 केल्विन। ओके, इतना टेम्परेचर ये हीटर के थ्रू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर ला दिया और यहाँ पर ये कैटलिस्ट ला दिया। और कैटलिस्ट के पोजीशन को पहले से आपने यहाँ से हटा दिया इस चेंबर में। अब यहाँ पर आई है क्या आई है, SO2, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आई है SO2O2 और अब ड्राई है ये, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगी, ये बनाएगी SO3, और ये SO3 यहाँ पे आई। अब ये SO3 यहाँ मूव करते हुए इसके अंदर आएगी। अब मूव करते हुए जब इसमें कंसंट्रेट H2SO4 में आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वार्ट्ज भरा है इसमें और ऊपर से हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाला है, और इसके कारण से क्या होगा, ये SO3 और H2SO4 ये ऊपर से हम जो डाल रहे हैं, इन दोनों का क्लब होने के बाद में एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम है H2SO7, इसका नाम है ओलियम। और ये ओलियम जो होता है इसी से अब बनेगा H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 कैसे बनेगा, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है कि कंसंट्रेट H2SO4 डालकर हमने ओलियम बना दिया। इस ओलियम में हमने H2SO7 में आप ऐड करेंगे H2O, और ऐसा करने से आपको 2 मोल H2SO4 मिलेगा। ओके, इस तरीके से आप H2SO4 कितना प्योर करेंगे, 96 to 98, 96% से 98% प्योर H2SO4 आप इस मेथड से गेन कर सकते हैं। इसका नेम क्या है, इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले 3 रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का H2SO4 से मिलकर ओलियम बनाना। फिर इसके बाद में चेंबर और चेंबर के नेम कि सल्फर बर्निंग हो रहा है, उसके बाद में या डस्ट प्यूरिफायर, फिर बाद में यहाँ पे वॉशिंग, कूलिंग, उसके बाद में ड्राइंग के बाद में आर्सेनिक हटेगा, फिर हीट होगा, हीट के बाद में कैटालाइटिक उसमें जाएगा, कैटालाइटिक कन्वर्टर में, और कन्वर्टर के बाद में जो आएगा उसके बाद ओलियम बनेगा। और बस ओलियम को जो बाहर निकालेंगे उसमें केवल पानी मिलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस तरीके से क्यों मिला रहे हो, SO3 में डायरेक्ट SO2 में मिला देते हैं तब H2SO4 बन जाता है, SO3 में मिला देते पहले। बट अगर मैं पानी मिला देता और H2SO4 नहीं मिलाता तो हमको क्या मिलता है, डाइल्यूट H2SO4 मिलता है।
अगर मैं डाइल्यूट को कंसंट्रेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। बट ये जो कंसंट्रेट H2SO4 मिला है, इसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना पानी मिलाकर उसका कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला H2SO4 आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट मेथड एज ए CBSE बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में 4 पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन, H2SO4 कैसा दिखता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये वाला, यह है कंसंट्रेट H2SO4। कैसा दिख रहा है आपको कि एकदम कलरलेस दिख रहा है, तो ये कलरलेस होता है एकदम। दूसरी बात, डेंस होता है, थोड़ा सा ये हिलता बड़ी मुश्किल से, डेंस होता है। भाई हमने डाइल्यूट दे रखा है तो थोड़ा पानी इसमें इंक्लूड कर, जब पानी मिला देते हैं तो ये थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम हो गई, अदरवाइज थोड़ा डेंस होता है। ऑयली लिक्विड, ऑयली होता है एकदम, जैसे तेल होता है ना उस तरीके का दिखता है। दूसरी बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84, उसके लिए टेम्परेचर स्पेशल, क्योंकि टेम्परेचर का ग्रेविटी और उसके बाद में वो जो आपका विस्कोसिटी, उन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो स्पेशल ग्रेविटी 1.848 टू 98 केल्विन। फ्रीज कितने पे होता है, कि फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन। बॉयल कितने पे होता है, कि 611 केल्विन। ये इसके सिंपल इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि जब हम इसको पानी में डालते हैं, एक्चुअली हमारे पास में आता है येलो कलर का, हल्का सा येलो कलर का, और ऐसा गाढ़ा गाढ़ा था। अच्छा, हम इसको स्मेल करते हैं तो ये आपके नाक में वो पंज, मतलब पंज ऐसी स्मेल होती है कि आप यहाँ पूरा जलन करने लगता है, ठीक है ना। इसलिए हम दूर से इसको करते हैं। इसके बाद में हम इसको डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट में 2 ऑप्शन है कि हम एक तो बहुत बड़ा वाला इसका वो लेते हैं बीकर, इसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, और इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम किससे, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इस पे क्या करेंगे, H2SO4 डालेंगे। हमारे पास जो आता है वो कॉन्संट्रेट आता है, जो कॉन्संट्रेट H2SO4 आता है, इसको अगर पानी में डालेंगे तो आप देखना इसमें से हीट जनरेट होगी, और ये जो हीट जो जनरेट हो रही है, एग्जिट हो रही है, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये इतनी हीट होती है कि अगर हम इसको स्टीयरिंग, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग ना करें तो ये टूट जाएगा। तो आपको लैब पे जब भी ये वर्क करेंगे, इसको आपको डाइल्यूशन बताएंगे हम आपको, ये ठीक है ना। डाइल्यूशन में क्या होगा कि पहला आपको पानी लेना होगा, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हुए कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, इसको स्टीयरिंग होती है रोड, उससे हम स्टीयर करते हैं, रेगुलर स्टीयर करते हैं। स्टीयर करने के कारण से थोड़ा सा हिलता है, हिलने के कारण से ये ग्लास की रोड होती है, याद रखना। हम ऐसे नहीं कि मतलब किसी से भी कर लेते, जैसे वाले ग्लास की रोड है, ये ग्लास की रोड से स्टीयरिंग करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर आपने मेटल ले लिया तो रिएक्शन कर जाएगा, कुछ और नया प्रोडक्ट बना देगा। ग्लास का ही बर्तन होता है, ग्लास की रोड होती है, ये भी ग्लास ही होता है। इट मीन्स क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत गर्म हो जाएगा, उस केस में ये बर्न, एक्चुअली ये यहाँ ये भी टूट सकता है। टूटने के बाद में जो एसिड फैलेगा, उसके बाद में आपके कपड़ों पे गिर गया तो ये क्या करेगा, कोरोजिव नेचर का है, पूरा इसको गला देगा, पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। इट मीन्स आपको ये प्रिकॉशंस रखनी है जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे तब। ओके, इसके 2-3 चीजें और होती है। अच्छा, इसकी वोलेटिलिटी कितनी होती है, वैसे तो ये लो वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। लो वोलेटाइल का मतलब क्या, अगर HCl की बात करूं मैं तो उसमें जो फ्यूम निकलती है वैसी इसमें फ्यूम ज्यादा नहीं निकलती है, तो वोलेटिलिटी इसकी थोड़ी सी कम होती है। ओके, अच्छा, एसिड कैसा है कि हम 3 जो सबसे अच्छे वाले एसिडिक मानते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन तीनों को हम बेस्ट एसिड मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें से इसका नाम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक तो है ही है। इसके बाद इसका पानी से जब हम कह रहे हैं कि आराम से इसमें हो रहा है और ये इस तरीके से दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने इससे भी पहले बताया था, जब भी बॉन्ड बनता है तब हीट बाहर निकलती है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, आराम से दोस्ती करेगा, अच्छे से घुलेगा, तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इन वाटर। ठीक है, थर्ड वन इसका ये है, ये भी लिख देता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर
वाटर। ये तीसरा हो गया। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है एबिलिटी टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअल में क्या है, ये बहुत अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा वाला ऑक्सीडाइज करने के लिए रहता है अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये एसिडिक है तो इसका मतलब ये H2O तो देता ही होगा कि हाँ देता है। ये क्या कैसे देता है? इसके दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके आपको एक चीज, एक सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है कि H2SO4 है डाई बेसिक, क्या एक ही बार में होता है? नहीं। फर्स्ट वन केस में ये H+ देता है और बनाएगा यहाँ पर HSO4 माइनस, ओके, ये सिंगल हुआ। सेकंड केस देखिए, HSO4 फिर बाद में ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में क्या बनाएगा? फिर H+ देगा और बनाएगा SO4 2 माइनस। तो मतलब ये वाला जो एसिडिक है तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे Ka1, ओके। इट मींस एसिड का जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं वो फर्स्ट स्टेप वाला Ka2। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या पाया गया कि Ka1 इज क्या मच, ये बहुत ज्यादा था, मच, ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपके, इसमें क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा देता हूँ। Why is Ka2 is much लेसर देन Ka1 for H2SO4 in water? इसका आंसर यही है। क्या आंसर है? कि Ka1 बहुत ज्यादा है और किससे? Ka2 से। इसका कारण क्या है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी से ये H+ दे देता है, और इसके बाद में सेकंड केस का है ना, इसका इतना Ka नहीं मिलता, इसका सेकंड केस का मिलता है 1.2 × 10⁻², और ये मिलता है 10 से भी ज्यादा। ये तो है 1.2 × 10⁻² -2 है, और ये है 10 के आसपास, बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या था कि ये जो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद फर्स्ट जो H+ है वो सबसे ज्यादा देगा, ठीक है। अच्छा, Ka और P अच्छा एसिडिक कैसे बताते हैं? हम Ka और pKa की बात जब करते हैं, Ka कैसे निकालते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ओके। इसके बाद में हम pKa निकालते हैं, माइनस लोग को Ka, ओके। तो जब हमने ये कंपेयर किया तो उसने लगा कि ये बहुत जल्दी निकलता है। ये जब निकलता है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, है ना, ये ज्यादा होगा इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, और ये कम, ओके। तो प्रोडक्ट का मतलब है कि H+ का जल्दी देना, इससे इसका ज्यादा होना, इसके ज्यादा होना, इसका ज्यादा होना। जब Ka ज्यादा होना इसका मतलब pKa कम होना, और pKa कम होना इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। pH स्केल में हम देखते हैं ना कि 0 के आसपास अच्छा एसिड होगा, 1 के बाद में थोड़ा कम एसिड, 2 वाला कम एसिड। तो जितना कम pH होता है उतना अच्छा एसिड होता है। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। दूसरी बात है इसकी रिएक्शंस। इसकी 2-3 जगह रिएक्शन होती है। सबसे पहला देखिए, अगर मैं H2SO4 से रिएक्शन करवाऊं तो हम हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं कि कोई मेटल ले लेते हैं, उसकी हैलाइड से रिएक्शन करवा, मेटल हैलाइड, और उसका हमने H2SO4 से रिएक्शन करवाई। तो ये MX अगर है और उसका H2SO4 से करेंगे तो क्या होगा? आप इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैं अगर NaCl ले लेता हूं तो क्या होगा? NaCl को जब मैं एसिड में डालूंगा तो क्या होगा? फटाक से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद में क्या होगा? एक तो शॉर्ट बनाएगा, ठीक है ना, और शॉर्ट बनाने के बाद में एक क्या बनाएगा? उस जैसे मान लो इसमें से क्या निकलेगा? Na+ निकलेगा, ठीक है ना। इधर से H2SO4 ये निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा? Na2SO4। चलो, इसका केटायन, इसका एनायन, ठीक है ना, SO4 2-। अब इसके बारे में ये दोनों करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl बनेगा। तो ये जो HCl बना है ये क्या चीज है? मेटल हैलाइड, ये वाला, ठीक है ना। ये एसिड बना है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें लिख भी रखा है कि ये इस तरीके का रिएक्शन करता है। दूसरी बात है, कहीं से पानी निकालना हो तो क्या होगा? बहुत बढ़िया। इससे पहले जब मैं कॉन्टैक्ट मेथड में बताया था कि कहीं पे पानी का अगर डिहाइड्रेशन का काम हो तो हम कंसंट्रेट H2SO4 कर लेते हैं। हमारे हाथ में कंसंट्रेट H2SO4 गिर जाए तो अब तुरंत फफोला हो जाएगा, यहाँ बॉडी का जितना पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब डिहाइड्रिंग। तो आपको अपने आप को तो बचाना ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लैब में आने से पहले आपको ये अगर पता हो कि H2SO4 से दूर रहना है, अदरवाइज क्या होगा?
पानी से ये इसको बर्निंग हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आपकी बॉडी पे लगना नहीं है, कपड़ों पे नहीं लगना चाहिए, ये सब जगह प्रॉब्लमेटिक है। ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। दूसरी बात एक और है कि अगर ये हम एक और टेस्ट करवाते हैं, शुगर का टेस्ट, C12H22O11, ये है शुगर। शुगर में अगर H2SO4 डाल दीजिए तो H2SO4 यहाँ कैटालाइटिकल रहता है, और इसके बाद में देखिए इसमें से सारा कार्बन बाहर निकाल देगा ये वाला, और वो पूरा जो ग्लूकोज है वो कैसा हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। तो यहाँ पे 12C तो रह जाएगा और उसमें से पानी निकल जाएगा, जो कि इसका नेचर है कि H2O निकाल देना है। ठीक है ना, तो H2O निकाल दीजिए, कितना होगा 12 11 होगा 22। तो इसमें से क्या हुआ, ये जो कार्बन का निकलना पूरा काला हो गया, ग्लूकोज हमारे यहाँ व्हाइट कलर का है पूरा, और उस व्हाइट कलर को बिल्कुल भी काला कर दिया H2SO4 ने। ठीक है ना, इसको आप एक रिएक्शन है, इसका नाम है चेरी रिएक्शन। ये रिएक्शन हम कभी कभी उसमें कंफर्मेशन टेस्ट में भी कराते हैं, उसके अंदर किसमें, जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं तब ये करवाते हैं कि जैसे ग्लूकोज है उसका देखिए H2SO4 डाला तो क्या हुआ। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग सम अदर केमिकल्स, जैसे कॉपर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, चेयरिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज इज poured इन द कंसंट्रेट H2SO4, या ऐसा बोल सकते हैं ग्लूकोज और कंसंट्रेट H2SO4 को मिक्स करने पर क्या होगा, तो ब्लैक कलर का कार्बन जो प्रोडक्ट बनेगा इसको चेयरिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, कॉपर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर ये होगा इस केस में क्या होगा, कोई कोई श्योरिटी बनेगा, क्यों, वो तो हाइड्रोजन देता है, तुरंत हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा कॉपर सल्फेट, पर इसके साथ में और दो चीज और बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इतना रिएक्शन है कि वो अलग से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकाल देगा और वाटर भी निकालेगा। ठीक है ना, टू, पर ये याद रखना ये सब चीजें कंसंट्रेट के साथ हो रही है, इससे पहले भी था वो कंसंट्रेट था, अब भी कंसंट्रेट है, सारी रिएक्शन जहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है वहां सब जगह कंसंट्रेट है, और ये रिएक्शन भी कंसंट्रेट है। अच्छा, सल्फर के साथ होगा तो क्या होगा कि सल्फर के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सल्फर है तो इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और पानी तो निकलना ही है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये वाटर इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसका नेचर है डिहाइड्रेशन का। ठीक है ना, तो ये 3SO2 बनेगा, ये 2 and 3। अच्छा, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, देन कार्बन से होगा तो क्या होगा, तो कार्बन का भी इसी तरीके से H2SO4 का रहेगा, इसी के कार्बन बर्निंग करेगा, और कार्बन बर्निंग करेगा क्या बनेगा, CO2 तो बनना ही है, H2O देना ही है। ठीक है ना, इसके बाद में एक और SO2 भी देगा, ये तीन तरह का प्रोडक्ट देगा ना। ओके, ये थोड़ा बैलेंसिंग कर दीजिए। इंपॉर्टेंट बात देखिए, कंसंट्रेट H2SO4 तीनों जगह है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पानी तो जरूर निकालेगा। दूसरी बात देखिएगा, तीनों में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, ऊपर नीचे और बीच में तीनों जगह सल्फर डाइऑक्साइड है। एक और बात बताइए आपको, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नंबर निकालिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सल्फर का, तो यहाँ क्या होगा 2 + x - 8 = 0, तो x = क्या होगा 6, तो ये +6 सल्फर डाइऑक्साइड निकालेंगे। देखिए तीनों में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, H2SO4 है, यहाँ निकालिए, ये -2 × 2, तो यहाँ क्या होगा +4। इसका मतलब देखिए +6 से लेकर ये +4, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका इसका नेचर में बताया था हमने कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, तो ये खुद रिडक्शन हो रहा है, और ये जो दे रहा है हाइड्रोजन वो यहाँ आगे ऐड हो रहा है ना। हाइड्रोजन जो जिस तरीके से ये H2O निकाल रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रहा है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये फॉर्मूला यूज होता है, और उससे क्या न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब हम यूजेस के बारे में देखते हैं, इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले भी कहा था कि H2SO4 जिस देश में जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और जितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उस देश को उतना ही डेवलप माना गया था। मतलब
90% से ज़्यादा इंडस्ट्री के आसपास इंडस्ट्रीज में H2SO4 यूज होता है। किसमें? कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आपकी बहुत सारा हमारे यहाँ पे कृषि विधान देश है, सब जगह फर्टिलाइजर डालना ही है। इसमें देखिए अमोनियम सल्फेट जो सल्फेट वाला पार्ट है वो H2SO4 से लेता है, और अमोनियम वाला अमोनिया से, है ना, यूरिया से लेते, यूरिया भी बनता है उससे। दूसरी बात सुपर फॉस्फेट, ये भी इसी से बनता है। पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें क्रूड ऑयल को से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके अंदर ये यूज होता है। आपके पिगमेंट्स, बहुत सारे कलर जो होते हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि किसको किसमें घोलना है, ब्रेक डाउन करना है, ब्लैक कलर को ब्रेक डाउन करना है कि ग्रीन को किसी को ब्रेक डाउन करके नया बनाना है, तो ब्रेक डाउन, और दूसरे और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं डाई स्टफ इंटरमीडिएट, ये सब बनाने का काम H2SO4 के थ्रू होता है। दूसरी बात डिटर्जेंट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें वॉशिंग का, क्लीनिंग का काम होता है, ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री H2SO4 के थ्रू बनती है। मेटलर्जी का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर क्या क्या वर्ड होता है वो, मतलब कभी आप ये लेसन आपके हट गया है कि मेटलर्जी बहुत लंबा काम होता है, जैसे क्लीनिंग होता है मेटल का, ठीक है, इनेबलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है ना, इन सब जगह ये यूज होता है। जहाँ पे हमको एसिडिक नेचर चाहिए, H+ चाहिए, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब जगह यही। इसीलिए देखिए आप एक वर्ड लिखा है स्टोरेज बैटरी, बैटरी के अंदर क्या भरा होता है, स्टोरेज लेड भरा होता है, लेड H2SO4 में डूबा रहता है, तो वो H2SO4 में जो जैसे ये लेड बैटरी है, इसके अंदर क्या है, ये लेड है, पर लेड किसके अंदर डूबा हुआ है, वो H2SO4 है। और आप देखना कि कभी कभी पहले H2SO4 डालते थे, पहले कि H2SO4 डाल कर क्या करना है कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ओके, इसके बाद में नाइट्रोसेलुलोज, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ये भी इसी से होता है। और हमारी लैब में तो जितने भी रिएजेंट हैं उसमें से हमको जैसे टेस्ट करना है, तो हमको टेस्ट कैसे होते हैं कि पहले हम कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, फिर कंसंट्रेट H2SO4, इससे हम क्या, इसको जो भी कौन सा है मेटेलिक वाला, और किस तरीके से हम आगे भी बहुत सारे रिएक्शंस है ना, अभी हम कह रहे हैं सेलुलोज का रिएक्शन, इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं जो हम उसके थ्रू ही करते हैं। लैब में जितने एनायन टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने एक वो देखा है, जैसे कार्बोनेट है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे उसमें कि हमने कार्बोनेट का, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट जो है एनायन, इसको सबसे पहले आप डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 में। इसका मतलब पहले डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट करके एनायन का प्रीलिमिनरी टेस्ट हम डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं। जब इससे नहीं होगा तो कंसंट्रेट H2SO4 से करेंगे, मतलब एनायनिक टेस्ट तो इसके बगैर हो ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ लैब में इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। H2SO4 CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक आपका ये ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सिंपल सा लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेट H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, और H2SO4 से क्या बन रहा है CaSO4 और HF, जैसे हमने अभी इससे पहले बताया था ना HCl बना था वहाँ, इसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड है तो HF बन गया। अच्छा, दूसरी बात लिखी है SO3 को हम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, तो उससे भी H2SO4 बनेगा। ये बात भी मैंने बताई थी। तो हम क्यों कंसंट्रेट H2SO4 डाल रहे थे लास्ट वाले चैम्बर में, ओलियम क्यों बना रहे थे, वहाँ मैंने बताया था कि वो कंसंट्रेट H2SO4 वहीं से मिलेगा। इससे जो मिल रहा है SO3 H2O H2SO4 ये डाइल्यूट है, इसलिए हम नहीं करते हैं। तीसरी बात, ये किसी जगह काम में आएगा, ये वाले सारे रोल हैं जो कि आपके यूजेज में लिखे हैं। ये आपके 7.23 में क्या आंसर है। अगला, क्या क्या चीज़ इसकी कंडीशन अच्छी है कि कॉन्टैक्ट मेथड के लिए, तो हमने क्या बताया था कि टेम्परेचर को लो करना है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें 2 बार का प्रेशर लिखा है। कैटेलाइज्ड होना चाहिए, V2O5 जो हम यूज़ करते हैं कैटेलिस्ट, ठीक है ना ये। और इसके बाद में K1 मतलब पहला H+ जल्दी निकलता है, इसलिए K1 ज़्यादा है। इसके बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है। और ये आपका ग्रुप 16 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वीडियो था ग्रुप 16 का। धन्यवाद।